हेलो स्टूडेंट तो अभी हम लोग सॉल्व करने वाले हैं एनसीईआरटी क्लास 12 चैप्टर 1 के क्वेश्चन नंबर 1.10 से 1.13 तक। और स्टूडेंट जितने भी क्वेश्चन हैं इस एक्सरसाइज के रेस्ट क्वेश्चंस, उन सारे क्वेश्चन के सॉल्यूशन के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। और साथ ही साथ इससे रिलेटेड जो भी थ्योरीज हैं उन सारे थ्योरी के लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। और प्लीज़ जो भी स्टूडेंट चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज के क्लास को। क्वेश्चन नंबर 1.10, क्वेश्चन नंबर 1.10 ये क्वेश्चन कह रहा है स्टूडेंट, एन इलेक्ट्रिक डाइपोल विथ डाइपोल मोमेंट दिस कूलम्ब मीटर इज अलाइंड एट 30 डिग्री विद द डायरेक्शन ऑफ ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ मैग्नीट्यूड 5 × 10⁴ मीटर पर कूलम्ब। चलिए ठीक है, मान लेते हैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एक मान लेते हैं कुछ इस तरह का, एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस तरह का मान लेते हैं। इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड ई है, तो आपको ई का वैल्यू दिया हुआ है 5 × 10⁴ न्यूटन पर कूलम्ब, न्यूटन पर कूलम्ब। चलिए ठीक है। और एक इलेक्ट्रिक डाइपोल इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है, इस तरह से रखा हुआ है कि वो इस फील्ड के साथ 30 डिग्री एंगल बना रहा है। तो मान लेते हैं ये इलेक्ट्रिक डाइपोल कुछ इस तरह से है, -q + q, और ये इसका सेंटर है मान लिया। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ ये जो एंगल थीटा बना रहा है, ये थीटा एंगल दिया हुआ है, थीटा, दिस इज 30 डिग्री। और इस इलेक्ट्रिक डाइपोल, ये जो इलेक्ट्रिक डाइपोल है इसका डाइपोल मोमेंट P का मैग्नीट्यूड भी वैल्यू भी दिया हुआ है, दिस इज 4 × 10⁻⁹ 4 × 10⁻⁹ कूलम्ब मीटर। ठीक है स्टूडेंट, क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ द टॉर्क एक्टिंग ऑन द डाइपोल। इस डाइपोल पे कितना वैल्यू का टॉर्क लग रहा है। ऑब्वियस स्टूडेंट हम लोग पढ़े थ्योरी में कि किसी भी इलेक्ट्रिक डाइपोल को जब आप यूनिफॉर्म या नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखिए, ठीक है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखिए तो फोर्स तो जीरो होगा ही, ठीक है। नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखिएगा तो फोर्स तो लगेगा नहीं। लेकिन इन एनी केस चाहे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हो या नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हो, उस पर हमेशा टॉर्क लगेगा। तो टॉर्क जो लगता है उस टॉर्क का मैग्नीट्यूड हम लोग कैलकुलेट करते हैं, दिस इज गिवन बाई टॉ = PE sin थीटा, जहां पर थीटा जो एंगल होता है वो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल होता है। क्लियर है स्टूडेंट, ठीक है। तो सिंपली ये फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन, यहाँ पे सबका वैल्यू पुट कर देना है। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का वैल्यू कितना है, 4 × 10⁻⁹ इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड हो गया 5 × 10⁴ sin 30 डिग्री इंटू sin 30 डिग्री, थीटा का वैल्यू है 30 डिग्री, sin 30 डिग्री स्टूडेंट हाफ होता है, तो आप समझ रहे हैं यहाँ से ये इसको 4/2 कर देते हैं, तो दिस इज 2 × 10⁻⁹ इंटू 5 × 10⁴, जो कि sin 30 डिग्री यहाँ पे लिख सकते हैं। sin 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है स्टूडेंट, हाफ होता है। तो यहाँ से आपका वैल्यू आ गया 10⁻⁻⁴ न्यूटन मीटर की जो आंसर 10⁻⁴। क्वेश्चन नंबर 1.10। चलिए ठीक है स्टूडेंट, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1.11। 1.11 में कह रहा है ए पॉलीथीन पीस रब्ड विथ वूल इज फाउंड टू हैव ए नेगेटिव चार्ज। मान लिया एक पॉलीथीन 1.11 एक पॉलीथीन है, ये मान लिया आपका पॉलीथीन है, इसको रब किया जाता है एक उल के साथ, इस तरह से, दिस इज योर उल। जब रब करते हैं तो इसमें नेगेटिव चार्ज आ जाता है, ये नेगेटिवली चार्ज हो जाता है। और इसमें जो चार्ज का वैल्यू आता है, कितना वैल्यू आता है, 3 × 10⁻⁷ कूलम्ब, इतना वैल्यू का चार्ज आ जाता है, नेगेटिव चार्ज आ जाता है। तो क्वेश्चन के पहले पार्ट में पूछ रहा है एस्टिमेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड फ्रॉम विच टू विच, ये भी बताना है। कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ और किसमें से किसमें हुआ, ये भी बताना है, ठीक है। तो सिंपली स्टूडेंट पहले नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड का वैल्यू हम लोग निकाल लेते हैं। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज वहां पर थ्योरी में हम लोग देखे थे, इनफैक्ट वहां पे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का पहला फॉर्मूला हम लोगों को मिला था, Q = NE। क्लियर है, सारे थ्योरी में कहीं भी अगर डाउट है थ्योरी में तो थ्योरी का ये लिंक आपको नीचे में दिया हुआ है, वहां पे आप जाके देख लें, बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किए थे वहां पे, हम लोग देखे थे क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का क्या मतलब होता है। तो Q = NE, यहाँ पर Q क्या होता है, टोटल चार्ज ऑन द बॉडी, N होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड, एंड E इज द इलेक्ट्रॉनिक चार्ज हैविंग वैल्यू 1.6 × 10⁻⁹ कूलम्ब। तो यहाँ से स्टूडेंट हम लोग निकाल सकते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड N = Q/E। तो टोटल चार्ज बॉडी पर कितना है, इस पे चार्ज दिया हुआ है 3 × 10⁻⁷, और इलेक्ट्रॉनिक चार्ज का वैल्यू होता है 1.6
इंटू 10⁻⁻19 इतना इलेक्ट्रॉन्स होगा। इसको जब सॉल्व करेंगे स्टूडेंट, इसको सॉल्व करने पे इसका ऑलमोस्ट जो वैल्यू आता है ये 1.875 इंटू 10⁻12, मतलब ये ऑलमोस्ट आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं, ये लगभग आपका आ गया 2 इंटू 10⁻12। इतना इलेक्ट्रॉन्स का आपका इतना इलेक्ट्रॉन जो है ट्रांसफर हुआ है, तभी इस पर टोटल इतना चार्ज आया। अब इलेक्ट्रॉन किसमें से किसमें ट्रांसफर हुआ है स्टूडेंट, तो आप समझ सकते हैं चूंकि नेगेटिव चार्ज हुआ है, ये नेगेटिवली चार्ज हो गया है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन जो है वूल से पॉलीथीन में ट्रांसफर हुआ होगा, तभी तो इसमें इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गया, मतलब इसमें एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गया। और इलेक्ट्रॉन पे क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, दैट्स व्हाई यही कारण है कि इस पर नेगेटिव चार्ज हो गया, मतलब कि किसमें से किसमें हुआ, फ्रॉम वूल टू पॉलीथीन, वूल टू पॉलीथीन। क्लियर स्टूडेंट? चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1. अच्छा, इसका एक और भी पार्ट है स्टूडेंट, बी पार्ट है 1.11 का बी पार्ट में कह रहा है इज देयर ए ट्रांसफर ऑफ मास फ्रॉम वूल टू पॉलीथीन, वूल से पॉलीथीन में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ, तो क्या मास का भी ट्रांसफर हुआ? ऑब्वियस इलेक्ट्रॉन मास का, ऑब्वियस स्टूडेंट इलेक्ट्रॉन ये मास का भी ट्रांसफर होगा, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन का मास होता है स्टूडेंट हैविंग वैल्यू 9.1 इंटू 10⁻31 kg। अब आप समझ सकते हैं कि जब इतना इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ, इतना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ और हर एक इलेक्ट्रॉन के साथ मास है, हर एक इलेक्ट्रॉन का अपना मास है, इतना वैल्यू का मास है, मतलब कि टोटल कुछ मास का ट्रांसफर हुआ। कितना मास का ट्रांसफर हुआ आप कैलकुलेट कर सकते हैं, ये मास में आप इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में, टोटल इतना मास आपका कितना मास टोटल वो ट्रांसफर हुआ निकल जाएगा। क्लियर है? चलिए ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1.12। क्वेश्चन नंबर 1.12 में क्या कहना है स्टूडेंट, two insulated charged copper spheres A and B have their centers separated by a distance of 50 cm. What is the mutual force of electrostatic repulsion if the charge on each is 6.5 into 10⁻⁷ coulomb? The radii of A and B are negligible compared to the distance of separation. दो स्फेयर A और B आपका इस तरह से दिया हुआ है, दोनों पर चार्ज भी आपका दिया गया है, सेम चार्ज है, सेम मान लेते हैं Q चार्ज है, तो Q का वैल्यू आपको दिया गया है, Q का वैल्यू इतना दिया हुआ है 6.5 into 10⁻⁷ कूलम। दोनों के बीच का डिस्टेंस भी दिया हुआ है 50 सेंटीमीटर, दोनों के बीच का डिस्टेंस भी 50 सेंटीमीटर दिया हुआ है स्टूडेंट। तो पूछ रहा है, ऑब्वियस है, और ये कह रहा है द रेडियाई ऑफ A एंड B, A और B का जो रेडियस जो है वो दोनों के बीच में जो सेपरेशन है उसके कंपैरिजन में नेग्लिजिबल है, मतलब कि ये दोनों को हम पॉइंट चार्ज की तरह ट्रीट कर सकते हैं, मतलब कि हम कूलम्ब्स लॉ को यूज कर सकते हैं, मतलब कि डायरेक्ट फॉर्मूला हम यूज कर सकते हैं F = K × Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R², इसका ये मतलब हुआ। क्लियर है? तो हम लोगों को फोर्स निकालना, व्हाट इज द म्यूचुअल फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन। ऑब्वियस है, रिपल्सन मतलब ये भी इसको इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, ये भी इसको इस डायरेक्शन में, मान लिया F वैल्यू का फोर्स लगाया है तो ये भी F हो गया, सेम मैग्नीट्यूड का फोर्स। F का यहाँ से वैल्यू निकाल लेते हैं, K का वैल्यू हो गया 9 × 10⁻⁹, Q1 Q2 तो दोनों चार्ज तो सेम ही है, तो 6.5 × 10⁻⁷ का होल स्क्वायर कर दीजिए, डिवाइडेड बाय डिस्टेंस कितना है 50 सेंटीमीटर, तो इसको मीटर में कन्वर्ट कर दीजिए, इतना मीटर इतना का स्क्वायर। इसको सिंपली आप सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर 1.12, क्वेश्चन नंबर 1.12 you will get 1.521 into 10⁻⁻² न्यूटन, इतना वैल्यू का फोर्स एक दूसरे पर ये लगाएगा। क्लियर स्टूडेंट? चलिए ठीक है, क्वेश्चन का बी पार्ट कह रहा है 1.12 के बी पार्ट में, व्हाट इज द फोर्स ऑफ रिपल्सन इफ ईच अ स्फीयर, ये ए पार्ट था, इफ ईच अ स्फीयर इज charged double and the above amount at the distance between them is half। अगर दोनों स्फीयर पे चार्ज को डबल कर दिया जाए और दोनों के बीच के डिस्टेंस को हाफ कर दिया जाए, मतलब 25 सेंटीमीटर हाफ कर दिया जाए, चार्ज को डबल कर दिया जाए, तब कितना वैल्यू का फोर्स लगेगा। क्लियर स्टूडेंट? देखिए इस तरह के क्वेश्चन में बिगनर्स के लिए क्या है कि बहुत स्टूडेंट क्या करते हैं कि पहले भाई F1 आपका इतना निकला, F1 आपका निकला K × Q1 Q2, तो यहाँ तो Q सेम है तो Q² डिवाइडेड बाई R², फिर F2 लिखते हैं K इंटू पहला वाला भी हो गया 2Q हो गया, दूसरा वाला भी 2Q हो गया,
डिवाइडेड बाई r/2 करते हैं, ये डिस्टेंस हाफ हो गया, इसका स्क्वायर करते हैं, फिर दोनों को डिवाइड करते हैं, कुछ इस तरह से f1 का वैल्यू निकल गया, यहाँ से f2 का वैल्यू निकालते हैं, कुछ इस तरह का। ये एक बेसिक प्रोसेस है, ठीक है, बिगनर्स के लिए जरूरी है, अब आप इस तरह से कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन इस तरह के क्वेश्चन में उतना लंबा चौड़ा करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट समझिए कि ये फोर्स का वैल्यू आप कब निकाले हैं, जब दोनों पे चार्ज q था, डिस्टेंस r था, ठीक है, डिस्टेंस r था। अभी अब क्या है कि चार्ज q के जगह 2q कर दिए, ध्यान दीजिएगा, समझिएगा, चार्ज q के जगह 2q कर दिए, तो यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, मतलब ऊपर में 2 इंटू 2 4, ऊपर में एक 4 फैक्टर आ जाएगा मल्टीप्लीकेशन में, ठीक है, और नीचे में ये r जो था, अब ये r/2 हो गया है, r की जगह r/2 हो गया है, हाफ हो गया है, तो हाफ का स्क्वायर मतलब 1/4, तो नीचे में ये 1/4, ये 4 ऊपर जाएगा, तो टोटल आपका हो जाएगा 16, मतलब सिंपल आपका जो फोर्स का वैल्यू निकला उसमें 16 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका रिक्वायर्ड रिजल्ट निकल जाएगा। क्लियर है, मतलब कि यहाँ पर आपका रिक्वायर्ड जो रिजल्ट होगा, रिक्वायर्ड जो फोर्स का वैल्यू होगा, ये क्या होगा, ऊपर में आपका हो गया 2 इंटू 2, नीचे में ये हाफ का स्क्वायर और इंटू 1.521 इंटू 10⁻⁻2 न्यूटन, पहले वाला जो फोर्स था, ठीक है, मतलब ये 2 इंटू 4 4, ये ऊपर में 4, 16 इंटू 1.521 इंटू 10⁻⁻2 न्यूटन। इसको जब सॉल्व करेंगे देन यू विल गेट ऑलमोस्ट 0.2 न्यूटन। क्लियर स्टूडेंट, आप बेसिक तरीके से भी बढ़ सकते हैं। यहाँ पर आपका क्या था, F1, ये F1 का वैल्यू आपका निकल गया है 1.521 इंटू 10⁻⁻2 न्यूटन। F2 का वैल्यू निकालना है, सिंपल दोनों को डिवाइड कीजिए, Q वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा, R वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा, आपका यहाँ से F2 निकल जाएगा। ये बेसिक तरीका हो गया। या फिर जैसे बताएं, चार्ज डबल हो गया तो ऊपर में 2 इंटू 2 फैक्टर आ जाएगा, हाफ हुआ है डिस्टेंस तो नीचे में हाफ का स्क्वायर, जो ऊपर में जाएगा तो 16, मतलब सीधे इसमें 16 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आंसर आपका आ गया। क्लियर क्वेश्चन, चलिए देखते हैं इसका और भी कुछ नहीं, और पार्ट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 1.13, क्वेश्चन नंबर 1.13 में क्या कह रहा है, में कह रहा है, सपोज द अफेयर्स A एंड B इन एक्सरसाइज 1.12, इसी से रिलेटेड है, हैव आइडेंटिकल साइजेज, ठीक है। सपोज द अफेयर्स A एंड B, मान लेते हैं यहाँ पर A और B जो है बिल्कुल आइडेंटिकल साइज है, चलिए ठीक है, अभी A और B को हम मान लेते हैं, ये A है, ये B है, ठीक है, थोड़ा सा बड़ा में दिखाते हैं, दिस इज योर A, दिस इज योर B, A B, ठीक है। A third sphere of the same size but uncharged is brought in contact with the first, then brought in contact with the second, and finally removed from both. What is the new force of repulsion between A and B? ध्यान दीजिएगा, चलिए ठीक है। शुरू में अभी दोनों A और B बिल्कुल सेम स्फीयर मान रहे हैं, सेम शेप है, सारा चीज सेम, दोनों पे चार्ज भी सेम है, Q चार्ज इसको मान लेते हैं, इसका वैल्यू भी इनफैक्ट दिया हुआ था, आप समझ सकते हैं, ठीक है, इतना कूलम का, ठीक है, दोनों पे Q चार्ज है। अब क्वेश्चन कह रहा है कि एक तीसरा स्फीयर सेम साइज का, सेम शेप एंड साइज का तीसरा अनचार्ज्ड स्फीयर C जो है, उसको पहले हम टच कराते हैं A के साथ, ध्यान दीजिएगा, बिल्कुल सेम आइडेंटिकल स्फीयर है, मतलब चार्ज का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगा। थ्योरी में इस चीज को हम डिटेल आपको बताए थे, बिल्कुल आइडेंटिकल है इसलिए इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगा, आइडेंटिकल नहीं होता तो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता। क्लियर है, तो आइडेंटिकल है तो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगा। कहने का मतलब है कि अभी टोटल A और C, इस पर तो कोई चार्ज नहीं है, मतलब दोनों मिलाकर Q चार्ज है, तो जैसे ही हम टच कराएंगे तो टोटल का हाफ इसके पास चला जाएगा, टोटल का हाफ इसके पास चला जाएगा। क्लियर है, ठीक है, मतलब टच कराने के बाद, टच जब हम इसको कराएंगे तो अब इसके बाद क्या हो जाएगा, जब इसको इस तरह से लिखिए, आफ्टर टचिंग विथ C जो कि अनचार्ज है शुरू में, जब A को हम C के साथ टच कराएंगे तो मेरे पास क्या सिचुएशन आ जाएगा, A जो है अब इस पर चार्ज हो जाएगा Q/2, A पर चार्ज हो जाएगा Q/2, ठीक है, और C पर जो चार्ज हो जाएगा इस पर भी हो जाएगा Q/2। टोटल चार्ज जो था इस पर 0 था, इस पर Q था, टोटल चार्ज Q था, Q का हाफ चला गया A के पास,
हाफ सी के बाद। ये सिचुएशन आ गया। क्वेश्चन आगे कह रहा है कि उसके बाद अगेन सी को हम टच कराते हैं बी के साथ, सी को हम टच कराते हैं बी के साथ। अब आफ्टर टचिंग विथ सी, ध्यान दीजिएगा, अब बी और सी को जब हम टच कराएंगे तो अभी टच कराने के जस्ट पहले दोनों के पास टोटल चार्ज कितना है, टोटल चार्ज कितना है, ध्यान दीजिएगा, टोटल चार्ज है, इसके पास q है, इसके पास q/2, मतलब q प्लस q/2, दिस बिकम्स 3q/2। तो 3q/2 का इसका हाफ कितना हो जाएगा, 3q/2 का हाफ हो जाएगा 3q/4, 3q/4। मतलब कि अब टच कराने के बाद फाइनली टच कराने के बाद आफ्टर टचिंग विथ सी, बी जो है, बी के पास चार्ज हो जाएगा 3q/4। ये यहाँ पर हम लोग देख लिए 3q/4 कैसे आया, बी पर चार्ज हो जाएगा 3q/4, क्लियर है स्टूडेंट। और सी पर भी इनफैक्ट चार्ज हो जाएगा 3q/4, सी पर भी इतना ही चार्ज हो जाएगा। लेकिन अब आगे उतना सी से मतलब नहीं है, क्योंकि अब आगे क्वेश्चन पूछ रहा है कि व्हाट इज द न्यू फोर्स ऑफ रिपल्सन बिटवीन ए एंड बी। अब ए और बी के बीच में अब कितना रिपल्सिव वैल्यू का फोर्स लग रहा है। तो फाइनली देखिए, ए के पास q/2 चार्ज हो गया, ठीक है, बी के पास 3q/4 चार्ज हो गया। तो यहां से अब आप समझ सकते हैं, देखिए जैसे आपको हम बताए थे वहां पे शुरू में जब दोनों के पास q चार्ज था, डिस्टेंस, ये सारे सिचुएशन में, सारे फेनोमेना में ये हम मान के चल रहे हैं कि डिस्टेंस ए और बी के बीच का सेम रहा है, डिस्टेंस का कोई चर्चा नहीं, मतलब डिस्टेंस को हम मेंटेन मान रहे हैं, सेम डिस्टेंस रहा है, ठीक है। तो सिंपल, अभी इसके पहले जो हम लोग कैलकुलेट किए थे ए पार्ट में 1.12 में, जहां पर उसका आंसर जो आया था, फोर्स का जो वैल्यू आया था वो आपका आया था 1.521 इंटू 10⁻⁻² न्यूटन। इतना वैल्यू का फोर्स एक दूसरे पर लगा रहा था ए एंड बी, जब दोनों पे चार्ज क्यू था, डिस्टेंस तो सेम है, ठीक है, डिस्टेंस का कोई बात नहीं, जब दोनों पे चार्ज क्यू था। अब जब इस पे चार्ज हो गया q/2, इस पे हो गया 3q/4, तब कितना वैल्यू का फोर्स लगाएगा। तो सिंपल आप समझिए, चार्ज ऊपर में होता है प्रोडक्ट में q1 q2, मतलब सिंपल ये जो फोर्स है ना, इसके साथ आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, ऊपर में कौन सा फैक्टर आएगा, ये q/2, मतलब इसमें हाफ फैक्टर है, और इसमें 3q/4 में 3/4 फैक्टर है, 3/4, इतना फैक्टर से बाकी सारा चीज सेम रहेगा, इस फोर्स में आप मल्टीप्लाई कर दीजिए 1.521 इंटू 10⁻⁻² न्यूटन, दिस इज योर आंसर। 3/8 इंटू 1.521 इंटू 10⁻⁻² न्यूटन, दिस बिकम्स 5.7 इंटू 10⁻³ न्यूटन। क्लियर स्टूडेंट, ये आपको समझना होगा। अदरवाइज अगेन आप बेसिक तरीके से भी समझ सकते हैं, जैसा कि इसके पहले में एग्जांपल में हम लोग बताए थे। पहले आप F1 लिखिए, F1 लिखिएगा तो K, दोनों पे चार्ज Q/r², ठीक है। यहाँ पे F1 का वैल्यू पता है, कितना वैल्यू ये पता है, F1 ये आपको F1 पता है। अब F2 कब हम लिख रहे हैं, फोर्स F2 कब हो गया, जब K, ये Q1 जो हो गया आपका हो गया q/2 इंटू Q2 जो हो गया 3q/4, और दोनों के बीच का डिस्टेंस तो सेम ही है। यहाँ से दो इक्वेशन मिला, 1 डिवाइडेड बाई 2 कर दीजिए, या 2 डिवाइडेड बाई 1 कर दीजिए, Q सब टर्म कैंसिल हो जाएगा, R भी कैंसिल हो जाएगा, F1 का वैल्यू पता है, यहाँ से F2 निकल जाएगा। वैसे बेसिक तरीके से कीजिए, या फिर डायरेक्ट भाई आपका जितना फैक्टर है सिर्फ ऊपर में इतना से मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ से, लाइक दिस। तो मिलते हैं फिर स्टूडेंट नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट क्वेश्चन के सॉल्यूशन के साथ। थैंक यू।